हाय एवरीवन। आज जो आपके साथ में हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिस इज स्पेसिफिकली, ये सेशन जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है जो भी पर्सन एज 55 प्लस है या क्लोज टू रिटायरमेंट है या रिटायर्ड हो चुका है उन लोगों के लिए। बेसिकली कोई भी चीज़ में या कोई भी बिल्डिंग के मेन पिलर्स रहते हैं, जो मेन पिलर्स अगर प्रॉपरली इन शेप रहे तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाती है। वैसे ही आपके लाइफ की सेकेंड इनिंग्स यानी रिटायरमेंट के बाद कभी भी ये 5 पिलर जो हम लोग आज प्रेजेंट करेंगे, ये जो सेशन के द्वारा हम लोग आपको बताएंगे, तो ये 5 पिलर्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने अगर प्रॉपरली फॉलो किया तो लाइफ टाइम आपकी सेकेंड इनिंग्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट ये फॉलो करने के लिए हम लोग जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एक एक पिलर्स क्या है। तो स्पेसिफिकली जैसे जाएंगे तो आपके पहले 5 पिलर्स यानी जो कंटेंट आज का रहेगा तो वो है, पहला है आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, सेकंड आता है जनरेटिंग इनकम, थर्ड है प्रोटेक्शन, फोर्थ है इनहेरिटेंस और फिफ्थ है सेफ यूज ऑफ अकाउंट्स। राइट, तो चलो बिना कोई देर के लेट्स शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्यों जरूरी हो जाता है? आप सेकेंड इनिंग्स में जब जाते हो तब आपके हाथ में जो रेगुलरली जो आपके सैलरी या बिजनेस के थ्रू आने वाला पैसा है वो कहीं हद तक स्टॉप हो जाता है। सेकेंड इनिंग्स हम लोग उस पीरियड को समझ रहे हैं जब आप आपकी रिटायरमेंट लेके आपके पैशन और आपके जो भी फैमिली को आप टाइम देना चाहते हो। बेसिकली ये बिजनेस वाले लोगों में बहुत कम होता है। देयर लास्ट डे दे आर एक्चुअली वर्किंग और उस पीरियड में उनके पास में पैसा आते रहता है। बट बेसिकली जब हम लोग एक सैलरीड क्लास के लिए बात करते हैं, उनका एक 55, 58 या 60 एज में उनका रिटायरमेंट होता ही है। आफ्टर रिटायरमेंट कुछ लोगों के पास में पेंशन आता है, कुछ लोगों के पास में पेंशन आता ही नहीं है। यहाँ से आगे की अगर मोस्टली जनरेशन की बात करें तो उनको कोई पेंशन नहीं आएगा। तो उस पीरियड में उनके लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लिक्विडिटी ध्यान में रखते हुए क्या होता है, जो भी आपका रिटायरमेंट के टाइम में पैसा आएगा वो पीएफ से हो, ग्रेचुइटी से हो या फिर कोई भी अदर सोर्स से आपके पास में पैसा आता है, वो ऐसे कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए या एंटायर पोर्टफोलियो ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी शिफ्ट चेंज ऑफ प्लान और आपके पास में पैसा अवेलेबल रहना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरे क्लाइंट है जो कुछ महीने पहले रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद में उनके पास में एक लमसम अमाउंट आया। अब वो जब लमसम अमाउंट आया था तो उस टाइम पे उनके कोई प्लान्स नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड प्लान ऐसा था कि उनके लिए खुद के लिए घर परचेज करना है। पहला उनका घर, नो डाउट उनके पास में एक घर था, बट उनका जो प्लानिंग था वो इसके लिए था कि उनका जो घर था वो एक दो मंजिला घर था जिसके अंदर दो हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते थे। बट वाइफ की इच्छा थी कि एक फ्लैट सिस्टम में चले जाए जहां एक फ्लोर पे सब चीजें आ जाए। बहुत एक अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी आई। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद उनको एक बहुत अच्छा फ्लैट मिला, एक अच्छे एरिया में, लिवेबल एरिया में जब मिला तो उनका एक मिनट में डिसीजन चेंज हो गया। जो पैसा उनको 6-7 साल के बाद में लगने वाला था वो एक ही पीरियड में, एक झटके में उनको पूरा पैसा लगा। तो इस वजह से आपका कोई भी पैसा ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जिसको लॉक इन हो। दूसरी चीज, यहाँ टैक्स एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नीडेड हो जाती है। हम लोग ऐसे कोई ऑप्शन में ना जाए जिधर हाईयर टैक्स रिजिम में चले जाए। फिर आता है कि कोई भी लॉक इन वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए। आप ऐसा चाहते हो कि भाई आपका पैसा, आपको आज से पैसा एक बार डाल दो और धीरे धीरे करते करते आपके 99 ईयर्स तक पैसा आए? नहीं, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कभी आपको पैसा नहीं लगा तो आपको आगे 5 साल पैसा नहीं भी लगेगा, पर अगर पैसा लगा तो दूसरे ही महीने पैसा लग सकता है। तो उस केस में आपका कोई भी पैसा लॉक इन में नहीं होना चाहिए जिधर पेनल्टाइज। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आपका कोई भी पैसा नहीं होना चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में जैसे मानते हैं हम लोग, अगर अनस्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में बोले तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आता है कोई भी कॉर्पोरेटिव बैंक या पौध संस्था की एफडीज बताएं। अभी अनस्ट्रक्चर्ड इसके लिए बोलता हूं कि इनके ऊपर इतना स्ट्रिंजेंट नॉर्म नहीं है जो आरबीआई वगैरह लगाती है, और आप तो हाल बैंक्स का जानते ही हो, कॉर्पोरेटिव बैंक्स का। फिर आता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आपको जैसे कोई शेयर ट्रेडिंग बोलो या फिर एफ&ओ ट्रेडिंग बोलो या फिर कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग में जिसके जहाँ से स्ट्रक्चर नहीं है प्रोडक्ट में, ऐसे कोई प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। और गैम्बलिंग पैसों के साथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन दी एंड ये आपके पास में एक ही कॉर्पस है जो आपको यहाँ से आगे कंटिन्यूस अवेलेबल रहने वाला है, इसी में से आपके सारा सर्वाइवल है। तो वो ध्यान में रखते हुए ये है। अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट जब करते हैं तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, तो हम लोग जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके पास में 4 बकेट का सिंपल रूल फॉलो कीजिए आप। राइट,
ये 4 बकेट का जो सिंपल रूल है, इसके अंदर हर बकेट जो डिजाइन की है, इस हर बकेट का अपना अपना पर्पस है और उस पर्पस के लिए वो रखना चाहिए। तो सबसे पहली बकेट हम लोग जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यानी ये जो पैसा है ये इमरजेंसी फंड्स की तरह का आप यूज कीजिए। कोई भी टाइप की आपको इमरजेंसी आए लाइफ में, कोई भी कुछ आए, तो आप पैसा सबसे पहला इसमें से निकालेंगे। तो इसमें हम लोग यूजुअली बोलते हैं सेफर साइड के लिए 9 मंथ से लेके 15 मंथ्स का जो भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर है वो आपका इस बकेट में रहना चाहिए। अब इस बकेट में जब लाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि इस पे हमको इंटरेस्ट कमाने की कोई आशा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इस पे इंटरेस्ट आए या नहीं आए फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम लोगों के लिए वो सेफ्टी अवेलेबल रहना चाहिए। कभी भी कोई भी मोमेंट पे वो पैसा हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए रखने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, बैंक का एफडी लेना चाहिए जो नेशनलाइज बैंक का हो, जिसका ड्यूरेशन आप 3 to 6 मंथ्स का एफडी कीजिए जिसकी मैच्योरिटी 3 to 6 मंथ्स में है, या फिर म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड्स आते हैं उसके अंदर आप पार्क करके रखिए। जब सेकंड हम लोग जाएंगे तो सेकंड बकेट जो रहेगा ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए रहेगा। इसके अंदर जो अमाउंट रहेगा आपके अगले 2 से लेकर 4 साल में जो भी पैसा आपके पास में लगने वाला रहेगा उसमें आप पार्क करके रखिए। अगेन यहाँ जो आपका अर्निंग होना चाहिए वो टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बैंक एफडीज वगैरह में पैसा पार्क करके रखते हैं, भले ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, बट अगर आपका टैक्स स्लैब अगर 30% का है या 20% का है तो जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें से 30 to 20% वो टैक्स में कट जाएगा, राइट। उसके बाद में आता है कि इसमें जो रिटर्न हम लोगों को आशा करते हैं वो रिटर्न आना चाहिए 7 से लेकर 9%। रिटर्न की ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, पर इसमें रिस्क कम रहना चाहिए और टैक्सेशन कम रहना चाहिए। हम लोगों का सजेशन रहता है इसके अंदर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आपका मैक्सिमम 45% आप इक्विटी में रखिए, बाकी 55% डेट में रखिए, राइट। फिर आता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स, ऐसे कोई भी गोल जो अगले 3 से लेकर 6 साल के पीरियड में आपको पैसा लगने वाला है उसके लिए। फिर उसमें जो हम लोग रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं वो 8 से 10% की रिटर्न की अपेक्षा लेकर चले, और आपका जो भी पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स में डेट इक्विटी रेशो के साथ रहना चाहिए जिसके अंदर 30% डेट में रहना चाहिए एनी टाइम और 70% इक्विटी में रहना चाहिए, राइट। अब आता है लास्ट और फोर्थ मोस्ट बकेट। अब इस बकेट का हमारा मेजर यूज है कि ये फ्यूचर में इनहेरिटेंस के लिए पैसा यूज होगा या फिर फ्यूचर के कोई भी गोल के लिए। देखिए आपका जो 3 बकेट है वो पहले आपके लाइफ टाइम यानी रिटायरमेंट पीरियड में जब तक आप हो, आप आपके स्पाउस रहेंगे तब तक वो चीज़ यूज हो जाएगी। बट अगर बाई चांस ऐसा कुछ पैसा रहता है वो इन दी एंड वो सेकेंड जनरेशन को आगे ट्रांसफर होगा जनरेशन वेल्थ की तरफ। वो आपके बच्चे हो, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, नाता है, नाती है, आपका पोता है, पोती है, किसी के लिए भी वो ट्रांसफ़र होगा, बट वो जनरेशनल वेल्थ आगे ट्रांसफ़र होगी। या फिर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म में 5-7 साल के बाद में जब भी कोई गोल है तब उस टाइम पे वो काम में आएगा। इसको हम लोग पार्क करते टाइम में अगेन यहाँ जो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा नहीं, 10% मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं। हमको CAGR रिटर्न आना चाहिए। साथ में हमारा जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड स्कीम्स में रहना चाहिए जिसके अंदर अगेन डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन रहता है और रिस्क बहे हद तक बहुत कम रहती है। फिर आता है जनरेटिंग सेकेंड इनकम। अब ये स्पेसिफिकली ज़रूरी हो जाता है उस जनरेशन के लिए या फिर वो पर्सन के लिए जिसके पास में पेंशन नहीं है, और जिसके पास में पेंशन है भी उनके लिए भी ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज आपको जो आज जो पेंशन आ रहा है वो पहली बात नो डाउट आपकी जो रिटायरमेंट के पहले की सैलरी है उससे काफ़ी कम आता है। सेकेंडली ये पेंशन आपकी फिक्स्ड है, भले ही गवर्नमेंट इसको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट के साथ में बढ़ाते रहे, पर यूजुअली 7 से 8 साल के बाद में या 10 साल के बाद में इसका रुपी वैल्यू में इसका काफ़ी नीचे गिरावट रहेगी। इस जो परचेसिंग पावर है उसकी काफ़ी कम होगी क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा चलेगा आगे। जब इन्फ्लेशन चलेगा तो आपको सेकेंड इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉरेन बफेट जी जो है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर इनको माना जाता है, उनका भी एक कोट है कि नेवर डिपेंड अपॉन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड इनकम, राइट। फिर आता है जनरेटिंग सेकेंड इनकम। कैसे कैसे जनरेट करना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम किसको नहीं अच्छा लगता, आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा आए ये हर बंदे को पसंद आता है। एक सिंपल उदाहरण देता हूं, मेरा 2 साल का लड़का है, उसके पास में मैं अगर उसको एक चॉकलेट दूं और वो आगे जाके उसकी दादी या फिर उसकी मम्मी या फिर उसके दादा उसको एक और एडिशनल चॉकलेट दे, तो वो कभी ये नहीं बोलता कि मेरे पास में एक चॉकलेट है, उसको सेकंड चॉकलेट कभी भी अच्छा लगता है।
वैसे ही हमारे पास में जब भी सेकंड पैसा दूसरा इनकम आएगा तो हमको वो हमेशा अच्छा ही लगेगा, राइट। तो उस तरीके से हम लोग जाए तो हम लोग बहुत सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके रखते हैं या फिर पैसा डाल के रखते हैं जिससे हमको सेकंड इनकम आए। जो इंडिया में दो सबसे कॉमन है वो आता है, पहला आता है कि एक रेंट रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने बाई कर दी जिससे आपको मंथली रेंट आता है। सेकेंडली आपको आता है बैंक एफडीज या फिर बॉन्ड्स में आप पैसा डाल के रखते हो, इसमें आपके जो पोस्टल स्कीम्स है वो भी आ जाते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट इनकम आते रहते हैं, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेंटल इनकम के साथ में। अब रेंटल इनकम तो हमेशा हम लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें प्रॉपर देता है, राइट। जैसे क्या उसमें क्या सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को लगता है ये फिजिकल हमारा चीज़ अवेलेबल है हमारे पास में, मैं जब चाहूँ तब मेरे पास में वो गोल मेरे पास में अवेलेबल है, मेरे पास में वो बिल्डिंग दिख रही है, मुझे फिजिकली दिख रही है, तो इसके लिए सिक्योरिटी हमेशा रहती है। प्रेस्टीज और स्टेटस है, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं क्या किसी के पास में 4 प्रॉपर्टी है 5 प्रॉपर्टी है, हम लोग उसको इस तरीके से बोलते हैं यार इसके पास में 4 प्रॉपर्टी है, इसके पास में 5 प्रॉपर्टी है, तो इससे क्या हो जाता है आपका एक बाहर जो सोसाइटी में आपका प्रेस्टीज और स्टेटस है वो हमेशा अप रहेगा, राइट। फिर थर्ड आता है इसका फिजिकल असेट, जैसा मैंने पहले भी बताया फिजिकल असेट, बट इसके बाद में इसके कुछ कुछ कॉन्स भी है, कॉन्स यानी इसके कुछ कुछ नुकसान भी है। तो नुकसान उसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहला तो रेंटल यील्ड काफ़ी लो आता है। अब जैसे हम लोग एक बोलते हैं कोई भी एक नॉर्मल, जैसे हम लोग जिस सिटी में बैठे हैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद जिसको हम लोग बोलते हैं पहले, उसके अंदर 2 BHK फ्लैट का जो कॉस्ट है वो अराउंड 50 to 60 लाख के आसपास 2 BHK का कॉस्ट है अच्छे एरिया में। अब यहाँ 2 BHK का मैक्सिमम रेंट जो चलता है वो 12 से 15 हज़ार के आसपास मंथली रेंट चलता है। अब रेंटल यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आपका जो भी मंथली रेंट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, यानी वो आपका साल भर का रेंट आ गया, उसको आज जो उसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उससे डिवाइड कीजिए। यानी आप अगर 15 लाख रुपए के अगर 15,000 रुपये आपको मंथली रेंट आता है तो 15 × 12 यानी साल का 1,80,000 रुपये आपका रेंट हो गया। उसको डिवाइड करेंगे 50 लाख से तो 1 लाख, उसके हिसाब से हमारा जो रेंटल यील्ड आता है वो 2% से भी नीचे आता है। तो इस तरीके से हम लोग जब बोलते हैं ना कि आपका रेंटल यील्ड रहना चाहिए एटलीस्ट 5 to 6%, पर यूजुअली आप सब तरफ देख लीजिए आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर रेंटल यील्ड जो आता है ना वो 2.5%, 3%, 3.5% के ऊपर नहीं आता है। बड़े से बड़े सिटी में चले जाओ सब तरफ वही हाल है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अभी मुंबई जैसे जगह पे हम लोग जब 2 BHK 3 BHK की बात करते हैं तो उधर की कॉस्टिंग 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग हो जाती है, और उसके अगेंस्ट में रेंट जो आता है वो 60,000 70,000 80,000 आता है। बट ये ड्यूरेशन जब हम लोग कॉस्ट वाइज टू बात करेंगे तो वो ज़्यादा ही आएगा। फिर उसके बाद में इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत हाई रहता है। आप जब रेंट पे कोई देते हो तो आपकी खुद की चीज़ और सामने वाले दूसरे किसी की चीज़ आप जब यूज़ करते हो दोनों में यूसेज में काफ़ी फ़र्क रहता है, तो उसको मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। टीनेंसी के इशू भी रहते हैं, काफ़ी कार ऐसा होता है कि अच्छा टीनेंट नहीं मिला तो उसके वजह से हमारा जो प्रॉपर्टी है वो 3-4 महीने 6 महीने खाली भी रहता है। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन और लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, क्लियर डॉक्यूमेंट्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कई केसेस बहुत सारे जो हम लोगों ने पेपर में पढ़े थे कि एक फ्लैट या फिर एक प्रॉपर्टी वो बिल्डर या फिर ओनर ने 3 से 4 जनों के लिए बेच दिया, 3 से 4 जगह पर उसको हाइपोथिकेट करके उस पर लोन ले लिया, तो ये भी इश्यूज काफ़ी आ जाते हैं। आपको मान लीजिए ऐसा है कि आपको इमरजेंसी में पैसा लगे तो वहाँ से एग्जिट होने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। एग्जिट होने के लिए यूजुअली जो टाइम लगता है दैट इज़ अराउंड 6 to 8 मंथ्स, डिपेंड करता है ये भी आप कौन से एरिया में कौन से सिटी में बैठे हो, राइट। और इसमें पार्शियल सेलिंग, आपका मान लीजिए कि 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप उसमें से 200 स्क्वायर फीट आपको इमरजेंसी है तो पार्ट सेलिंग नहीं कर सकते, आपको पूरा ही प्रॉपर्टी सेल करना पड़ता है, राइट। फिर आता है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम में हमको हमेशा क्या है, सेफ्टी फीलिंग है। इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है, मेरे पिताजी, उनके पिताजी के पहले भी काफ़ी, अगर 2-2 3-3 जनरेशन से बैंक एफडीज बहुत पॉपुलर हुई थी, तो उसके वजह से क्या है जो लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है उसको नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, आज जो वो पेपर पे लिख कर दे देंगे तो उतना इंटरेस्ट उनको मिलने ही वाला है। जैसे कि उसका आज उन्होंने अगर गारंटी कर दिया कि मुझे मैच्योरिटी पे इतना अमाउंट दूंगा तो वो फिक्स मैच्योरिटी देंगे, रिटर्न्स भी गारंटीड रहते हैं, राइट। बट इसके साथ में इसके कॉन्स भी कुछ आते हैं। करंटली मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नेशनलाइज बैंक का जो चल रहा है दैट इज अराउंड 7.8%। अगेन वहाँ डिपेंड करता है
पर्सन टू पर्सन आपका बैंक अकाउंट किस तरीके से हो सकता है आपको 0.2 या 0.3 एक्स्ट्रा भी मिले, राइट। इसके बाद में इसमें क्या आता है, हाई टैक्सेशन आता है, क्योंकि इसका जो भी इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल रहता है, राइट। फिर उसके बाद में इसमें आता है कैपिटल अप्रिसिएशन। कुछ भी नहीं होता कि अगर मान लीजिए कि आप इंटरेस्ट इनकम बैंक एफडीज या फिर पोस्टल एफडीज वगैरह इसके लिए रख रहे हैं कि उसमें से आप इंटरेस्ट हर महीना विड्रॉ कर रहे हो आपके सेकंड इनकम के लिए, तो आप जब इंटरेस्ट विड्रॉ कर रहे हो तो आपका प्रिंसिपल वही के वही अटका रहेगा। अगेन इन्फ्लेशन की वजह से जो आपका इनकम आना है वो घटते जाएगा। फिर उसके बाद में इसी वजह से इन्फ्लेशन भी वो काउंटर नहीं कर पाएगा, प्लस आपको अगर बीच में कभी एग्जिट करना पड़े तो एफडी के ऊपर जो एग्जिट करने की पेनल्टी है वो काफ़ी हायर साइड में आती है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग जो आपको प्रपोज करते हैं वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपके एसआईपी से विपरीत दिशा में चलता है। एसआईपी में आप एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालते हो, एसडब्ल्यूपी में आप एक साथ में पैसा डालकर हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ करते हो, जिसके वजह से आपको रेगुलर इनकम आता है। आपको जो इनकम आता है वो टैक्स एफिशिएंट है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, और जब कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है तो इस कैपिटल गेन अगर ₹1,00,000 से ऊपर नहीं है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर वो ₹1,00,000 से ऊपर है तो उसमें 10% टैक्स लगता है। फिर ये इन्फ्लेशन बीट करता है, क्योंकि हम लोग एसडब्ल्यूपी में हम लोग जो सजेस्ट करते हैं 6 to 7% के आसपास का ईयरली विड्रॉल सजेस्ट करते हैं। और आप इसमें अगर ड्यूरेशन देते हो तो ड्यूरेशन अनुसार इसमें 10 से 11% का रिटर्न आता है। तो क्या होता है, तो धीरे धीरे करते आपका प्रिंसिपल भी बढ़ते जाता है, जिसके वजह से आप कुछ सालों के बाद में आपका एसडब्ल्यूपी पोर्शन भी बढ़ाकर रख सकते हैं। उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि 6% का आप विड्रॉल लेते हो और 11% का आपके 10 to 11% के आसपास का आपका रिटर्न आता है, तो 4 से लेकर 5% के आसपास आपका प्रिंसिपल भी बढ़ते जाता है। फिर आता है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा मैंने इसमें बता दिया, तो एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग समझ के ले तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई 10 लाख का करता है तो उस पर 6% जैसे मैंने बताया कि ईयरली विड्रॉल है, तो जिसकी वजह से क्या होता है 10 लाख पे ईयरली 6% यानी 60,000 साल का डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो 5,000 रुपये मंथली इनकम आता है। ये 5,000 रुपये का मंथली इनकम आता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 11% का आता है तो उसमें वैल्यू आफ्टर द ड्यूरेशन क्या होगा, 5 साल के बाद में ये 10 लाख रुपए का वैल्यू 13 लाख रुपीज हो जाएगा। 10 साल के बाद में यही कुछ 19 लाख के आसपास का वैल्यू हो जाएगा, और वही 15 साल के बाद में इसको 28 लाख के आसपास का वैल्यू हो जाएगा। बट ये वैल्यू आपको जो मंथली विड्रॉल आ रहा है उसको छोड़कर, यानी जो आपको साल का 60,000 रुपये आ रहा है, पहले 5 साल में 3 लाख रुपए आ गया, उसके बावजूद इसका 13 लाख रुपीस के आसपास का वैल्यू हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, कभी पीरियड खराब रहा या मार्केट रिटर्न्स नहीं रहे तो इसको थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट आपको जो मंथली अर्निंग आना है वो मंथली अर्निंग आते रहेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फंड्स को आप छोड़ दीजिए, पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो ये 5 फंड्स कोई भी हम लोग ले लेते तो 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे जो आपको ईयरली मंथली इनकम आता है वो 12,500 का आता है। अब 12,500 के इन्वेस्टमेंट लेने के बाद 12,500 का मंथली विड्रॉल यानी 5 साल में 7.5 लाख रुपए विड्रॉ करने के बावजूद भी ये 5 फंड्स है जिसमें अंदर 25 लाख का वैल्यू 27 लाख से 37 लाख के आसपास तक क्या पहुंच गया। 10 साल में वही देखेंगे तो 25 लाख का वैल्यू विड्रॉल 15 लाख के बावजूद भी 57 लाख से लेकर 70 लाख के बीच में पहुंच गया। और वही 15 साल में अगर देखोगे तो वो 92 लाख से लेकर एक 66 लाख के आसपास का वैल्यू है। और वही 20 साल में जब हम लोग देखेंगे तो 20 साल में वो 2 करोड़ 18 लाख से लेकर 6 करोड़ 48 लाख यानी 48 लाख तक की वैल्यू है। ये जो है ये विड्रॉल के बावजूद हुई हुई अमाउंट है, जिसके अंदर हम लोगों ने एवरी मंथ पैसा विड्रॉ करते गए हैं। ऐसा हो सकता है इसके स्पेसिफिक पीरियड में जब हम लोग निकाले तो आपका प्रिंसिपल से नेगेटिव जा सकता है, उसके अंदर वो रिस्क रहता है, पर वो पीरियड छोटा रहता है, तो इसके लिए ड्यूरेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसडब्ल्यूपी के दौरान। अब हम लोग इतनी देर से म्यूचुअल फंड बोल रहे थे, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इक्विटी ही समझ में नहीं आता, जो शेयर मार्केट बोलते हैं वही समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग शेयर मार्केट कैसे काम करता है ये तो समझ ले, राइट। अब जैसे हम लोग बात करते हैं तो आज कल के ज़माने में चाय के ठेले बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसको अमृतुल्य हम लोग बोलते हैं। अमृतुल्य जिसको बोलते हैं तो क्या हो गया, अमृतुल्य की भी फ्रेंचाइजी, चाय की शॉप की भी फ्रेंचाइजी चल रही है आजकल।
तो उससे हम लोग एक छोटा समझते हैं, एक छोटा राजू है जिसका एक चाय की दुकान है, जिसका ईयरली प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है, राइट। एक चाय की दुकान है जो सुबह वो 6 बजे खोलता है, रात के 10 बजे बंद करता है, हर रोज सुबह उठ के चाय बनाता है, चाय बेचता है, उसका साल का मुनाफा 5 लाख रुपए का है। एक दिन बेचारा बड़ा त्रस्त हो गया, बोलता है यार रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलने के लिए 5 बजे कौन उठे, रात में 10 बजे तक दुकान चलाने के बाद में 11 बजे सब कुछ बंद करके कौन बैठे, आदमी मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता, चलो एक काम करता हूँ इसको बेच देता हूँ। तो उसने जैसे ही बेचने के लिए निकाला तो उसके पास में 3 खरीदार आए। अब ये 3 खरीदार जब आए तो पहला खरीदार बोलता है मैं आपको ये बिजनेस के अगेंस्ट में 15 लाख रुपए दूंगा। दूसरा बोलता है मैं इस बिजनेस के अगेंस्ट में आपको 20 लाख रुपए दूंगा। तीसरी मोहतरमा आई, वो बोले हम भी क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने बोला कि मैं 10 लाख रुपए इस बिजनेस के अगेंस्ट में दूंगी, राइट। बट क्या अनफॉर्चुनेटली उसने, या फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उसने वो दुकान बेची नहीं। तो यहां से आगे 3 साल के बाद में क्या हो गया, उसकी एक दुकान की जगह उसकी 3 दुकानें हो गई। 3 दुकानें जैसी हो गई तो उसका मुनाफा बढ़ गया। मुनाफा कैसे बढ़ा, क्योंकि जब 3 दुकानें हो गई तो उसको जो लगने वाला रॉ मटेरियल था वो डायरेक्ट वेंडर से खरीदने लगा। पहले बीच में क्या होता था, पास की दुकान से खरीदता था तो वो बड़े वेंडर से खरीदने लग गया, और क्वांटिटी जब स्केल आउट हो गई तो प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ गया। तो उस वजह से क्या हो गया, 3 दुकानों का उसका प्रॉफिट 20 लाख रुपए हो गया। अब जैसे 3 दुकानों का प्रॉफिट उसका 20 लाख रुपए हो गया तो वापस उसमें इच्छा हुई कि नहीं अब इसको बेच देता हूं। तो उसमें जब बेचने की इच्छा आई तो पहले जो वो आए थे उन्होंने वापस बोला कि भाई मैंने इसके बिजनेस के आगे इसमें 80 लाख रुपए दूंगा। दूसरे ने बोला मैं 75 लाख रुपए दूंगा। मैडम ने बोला मैं 90 लाख रुपए दूंगा। अब इन दोनों जो पहले की और अभी की स्लाइड है, इनका एक थोड़ा सा हम लोग कोरिलेशन बैठाते हैं तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि मार्केट काम कैसे करता है। जब हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर जो मेंशन था इनका ईयरली प्रॉफिट मेंशन था, तो वो प्रॉफिट के टाइम्स पैसा दे रहे थे। वैसे ही हमारे शेयर मार्केट में जो शेयर्स के अगेंस्ट में हम लोग प्राइस देते हैं ना, वो उसके प्रॉफिट के अगेंस्ट में देते हैं, राइट। तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट आपके वोलाटिलिटी, बाहर यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बाकी आपका ये जो पैलेस्टीन और इजराइल का वॉर चल रहा है उसके वजह से, या फिर इलेक्शंस आने वाले हैं, या फिर कोई यूएस में इन्फ्लेशन है वगैरह वगैरह है उसके वजह से चलेगा। बट इन दी एंड जो लॉन्ग टर्म में हम लोग विचार करते हैं, लॉन्ग टर्म में मार्केट चलता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे। कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो उस कंपनी को भाव मिलेगा, उस कंपनी को भाव मिलेगा तभी उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। यानी इसी तरह जो इक्विटी का है, आप अगर देखोगे तो इंडिया में आज की जो पॉपुलेशन है अराउंड 144 करोड़ है। 144 करोड़ में अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 63 to 65% जो पॉपुलेशन ऐसी है जो आज 18 से लेकर 65 साल के बीच में है, जो स्पेंडिंग कर रही है। अब अगर वो स्पेंडिंग करेंगे तो वो खर्चा करेंगे तो वो आगे जिससे परचेस कर रहे हैं वो कंपनी, इसका मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, राइट। अब जैसा देखते हैं कि हम लोग हर चीज के लिए हमेशा करते हैं कि भाई अपने तरफ तो ठीक है पर बाहर क्या हो उससे डिपेंड करते हैं। जैसे सेल्फ ड्रिवन कार्स पहले यूएस में आए फिर इंडिया में आए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर पहले यूएस में आया फिर इंडिया में आया। बहुत सारे ऐसे कल्चर है जो पहले वहां आए फिर यहाँ रिप्लिकेट किए गए। तो उसी तरह यूएस में भी मार्केट बहुत पुराना है, अराउंड 200 साल पुराना है, या 200 साल पहले से उसका हिस्ट्री है, हो सकता है उससे भी पुराना हो पर हिस्ट्री यूजुअली 200 साल के ऊपर की है। तो उसके अंदर जब देखेंगे तो $1 अगर किसी के पास में था, उधर डॉलर चलता है, $1 अगर किसी के पास में था 200 साल पहले, और उसने क्या किया, भाई मुझे किसी पे भरोसा नहीं, वो डॉलर उठाया और उसने उसके घर के तिजोरी में रख दिया, तो उस $1 की परचेसिंग पावर हो गई 5 सेंट। उधर अपने इधर जैसे रुपया और पैसा है, उधर डॉलर और सेंट है। तो इस तरीके से जब देखेंगे तो उस $1 भले ही $1 निकला पर उसकी परचेसिंग पावर 5 सेंट के बराबर की हो गई, राइट। अब उसमें अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो उधर वो $4.5 के आसपास की वैल्यू हो जाती। वही अगर वो किसी बिल्स में इन्वेस्ट करता तो उसमें वहां की $281 हो जाती। वही अगर $1 वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता तो उसके $1780 के आसपास की वैल्यू हो जाती, और वही अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता तो उसकी वैल्यू $7,05,000 हो जाती 200 साल में, $1 की कीमत। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका ग्राफ बताता है ये नीचे ऊपर कर ऊपर गया है,
तो ये लॉन्ग टर्म में जब हम लोग देखते हैं तो उसी तरह का होता है। तो अब वही आता है कि इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ। इंडियन मार्केट में जब देखेंगे तो 1979 के पहले सेंसेक्स था, बट वो जो प्रॉपर एक फॉर्मेट में नहीं था, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में 1979 में लाया, तब की उसकी जो वैल्यू थी वो 100 रुपये से सेंसेक्स शुरू हुआ। जो आज हम लोग 66,000 65,000 66,000 के आसपास बोलते हैं ना, तो वो 100 रुपये से शुरू हुआ। अब जिसने अगर उस टाइम पे 1 लाख रुपया डाले होते तो आज 22 सितंबर यानी आज अभी 1 महीना पहले उसकी वैल्यू हो जाती 6,60,19,000 रुपये। अराउंड 44 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, जिसमें सेंसेक्स ने रिटर्न जो दिया है वो 15.9% का सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है। यानी इतना मार्केट ने यानी इक्विटी ने पैसा बनाकर दिया है ईयर ऑन ईयर CAGR। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं तो इस पीरियड में बहुत कुछ आ गया। क्या आया? 2 बार प्राइम मिनिस्टर जैसे इतने बड़े बड़े जो पोस्ट है उनके असैसिनेशन हो गए। उसके बाद में मल्टीपल गवर्नमेंट्स चेंज हुई, कई स्कैम्स आए, कई बड़े एक जो अपना कोविड था इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया। उसके अलावा अपन इंडिया जो थी 2 बार वॉर में गई, कई बार हमारे ऊपर अटैक हुआ। तो ये सब चीज़ों के बावजूद रिसेशन आया, या सब चीज़ों के बावजूद वो चला। सेंसेक्स जो है ना आपकी ECG की तरह चलेगा। अगर ECG ऊपर नीचे होता है ना तो ये आप लाइव हो। अगर ECG फ्लैट हो गया ना तो आप लाइव नहीं हो, आपकी डेथ हो जाए, राइट। तो इस तरीके से देखते हैं। तो अब ये देखने के बाद में ऐसा लगता है कि हम लोग पैसा म्यूचुअल फंड्स वगैरह में क्यों जाए। हमको लगता है कि हम लोग डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हैं। तो इसके लिए जब देखते हैं ना तो BSE और NSE 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जिसपे कंपनीज लिस्ट होती है। तो पहला जो है वो है BSE जिसपे अराउंड 1500 प्लस कंपनीज है, और NSE जिसपे 1900 प्लस कंपनीज है। ये प्लस इसके लिए क्योंकि कम ज़्यादा होता रहता है इनका लिस्टिंग। कभी कोई कंपनी लिस्ट होती है, कोई कंपनी बाहर निकल जाती है, डीलिस्ट हो जाती है। तो इनके बावजूद अगर इनमें से अगर कॉमन कंपनीज भी निकालते तो लगभग मिनिमम 5000 प्लस कंपनीज आती है। इसके अगर 10% यानी 500 कंपनीज भी निकालूं तो ये ह्यूमनली एक नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है ढूंढना। वही चीज़ हम लोगों ने जो एनालिसिस की है, ओनली आपके जो पोर्टफोलियो, हम लोगों ने लगभग 200 से ऊपर पोर्टफोलियोज अलग अलग लोगों के, हमारे क्लाइंट्स हो या बाहर के हो, जिनके हम लोगों ने एनालाइज किए, जिसके ऊपर समझ में आया है आपके जो भी पोर्टफोलियो में सिर्फ 20 से 30% कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने पैसा कमा कर दिया है, बाकी क्या हमेशा लॉस मेकिंग कंपनीज थी, राइट। फिर उसके बाद में क्या आता है, म्यूचुअल फंड में जब लेते हैं ना तो ये डाइवर्सिफिकेशन क्लियर हो जाता है कि भाई कौन सा कंपनी लेना है ना, इसका डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो जाता है, और प्लस इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है। तो कभी भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट से जाने के बाद में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न है वो कभी भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जाएंगे। अब आता है आपका थर्ड पिलर, वो है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज प्रोटेक्शन क्या करेगा, आपको फ्यूचर में लगने वाले कोई भी मेडिकल खर्चे से यानी आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन इज ऑलवेज नेसेसरी। अब जैसे अब वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है तो आपको कोई नहीं दिखेगा कि फास्ट बॉलर के अगेंस्ट में विदाउट हेलमेट कोई खेल रहा है, बिकॉज उनको पता है कि उस चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है। आजकल के ज़माने में तो अभी स्पिन बॉलर के अगेंस्ट में भी कैप नहीं पहनते, पहले तो भी स्पिन बॉलर के अगेंस्ट में कैप पहनते थे, और स्पिन बॉलर के अगेंस्ट में भी वो लोग हेलमेट पहनते हैं, गार्ड पहनते हैं, सब कुछ है, ये प्रोटेक्शन है। अब मिड 50 में जब हम लोग जाते हैं ना तो क्या हो जाता है, यूजुअली हमारी लाइबिलिटीज़ खत्म हो जाती है, पर बेसिक गोल्स जो रखता है ना तो वो रहने ही वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ हम लोग जो प्रोटेक्शन में आपको जो सजेस्ट करते हैं ना, वो सिर्फ 2 ही चीज़ें हम लोग सजेस्ट करते हैं। आपका लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट की जरूरत है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में जब हम लोग जाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखे हैं जब नॉर्मल छोटे से छोटे चीज़ के लिए एडमिट होने के बाद में आजकल का जो बिल आता है वो लाख रुपया 2 लाख रुपए तो ऐसे ही बिल आ जाएगा। बड़ा अगर कुछ हॉस्पिटलाइजेशन रहता है तो उसमें बड़े लैक्स एंड लैक्स में रुपीज़ में जाएंगे। मान लीजिए कि अगर हम लोग कवर्ड नहीं है या हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इसका नुकसान क्या होगा कि हम लोगों को जब भी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों को हमारा जो भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है या एक्यूमुलेटेड हमारा पैसा है उसमें से वो पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग वो चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग जब भी बोलता है तो आपके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग जो सजेशन देते हैं कि आपका सम एश्योर्ड जो रहना चाहिए ना वो 10 लाख या अबव रहना चाहिए। अब यहाँ हमको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार 10 लाख या अबव जब जाएंगे हमारे एज के लिए तो कॉस्ट काफ़ी जाएगा।
बट साहब आप ये चीज समझ लीजिए कि आप अगर अनइंश्योर्ड रहे तो उसका कॉस्ट ज्यादा है इंश्योर्ड रहने से, राइट। फिर सेकंड आता है कि भाई इसके अंदर आपको जो इंश्योरेंस लेते हो तो यूजुअली प्रीमियम कम करने के लिए हम लोग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले लेते हैं। अभी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि हर कंपनी के 4-4 5-5 प्रोडक्ट्स आते हैं। हम लोग हमेशा वहाँ कॉस्ट ड्रिवन जाते हैं, पर कॉस्ट ड्रिवन वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि भाई उसके अंदर कोई कैपिंग ना हो। जैसे रूम रेंट का कैपिंग है, डिजीज वाइज सब लिमिट है, या जोनल कैपिंग है। जोनल कैपिंग क्या होता है, हम लोग यूजुअली जो बैठे हैं मेट्रो सिटीज़ के नीचे जो है हम लोग जोन 2 में आते हैं। हम लोग यूजुअली जब जोन 2 का प्रीमियम भरते हैं और जोन 1 में जाके ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोगों को 20% 25% पैसा कम मिलेगा। इसके लिए हमेशा जोन वाइज कैपिंग कोई भी नहीं चाहिए, डिजीज वाइज नहीं चाहिए, रूम रेंट के लिए कैपिंग नहीं चाहिए, कोई भी टाइप का सब लिमिट नहीं चाहिए। उसके बाद में आपको कोई भी हेल्थ हिस्ट्री हो जिसके अंदर आपको ऑपरेट हुआ हो, या फिर आपको दवाई कुछ चल रही है, मेडिकेशन चल रहा है, कुछ तकलीफ है, तो वो हिडन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये हमेशा ये याद रखिए कि ये जो लेंगे तो कोई ब्रोकर या एजेंट के थ्रू लीजिए जिसका फिजिकल ऑफिस का एग्जिस्टेंस है और आप उसको बाकायदा जानते हो। क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है, जब आपका क्लेम आता है तो क्लेम के दौरान आपको सपोर्ट लगेगा, बिकॉज वो पर्सन ऐसा रहेगा कि अगर कैशलेस में हो जाए तो ठीक है बात, अगर कैशलेस में नहीं होता है तो वो पर्सन आपके लिए फाइट करके देगा आपका प्री एंड पोस्ट और प्लस रिएम्बर्समेंट के लिए पैसा डालने के लिए, राइट। अब इसके बाद में आता है पर्सनल एक्सीडेंट। अब आता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो सब लोगों को पता है, लाइफ इंश्योरेंस सब लोगों को पता है। ये पर्सनल एक्सीडेंट क्या चीज़ है? ये पर्सनल एक्सीडेंट इस चीज़ के लिए काम होता है कि भाई ये आपका एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, इनकम लॉस ऐसे टाइप के कवर करता है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। अब जब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अगर पर्सनल एक्सीडेंट की बात करें तो उसको 20 रुपया पर डे से भी कॉस्ट कम गिरता है। क्यों? क्या 25 लाख का पर जो इंश्योरेंस आता है उसका साल का कॉस्ट आता है 6,000 रुपये, जो भी 18 रुपये के आसपास के मंथली कॉस्टिंग है। बट उसके अंदर आपको 25 लाख तक का डेथ डिसेबिलिटी के साथ में 25,000 रुपये पर वीक तक का आपको इनकम लॉस कवर भी मिलता है। तो वो क्यों ना ले। और पर्सनल एक्सीडेंट में क्लेम्स काफ़ी कॉमन है, क्योंकि एक्सीडेंट आप घर बैठे बैठे भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो जहाँ एक्सीडेंट हो जाए। बट इसके अंदर जो क्लेम करने के लिए, यानी जो इनकम लॉस और सेगमेंट कवर करने के लिए आपको जो इनकम है वो आपका एक्टिव इनकम होना चाहिए, यानी आपका सैलरी या फिर आपके बिजनेस इनकम से पैसा आना चाहिए। आपको रेंटल इंटरेस्ट इनकम से पैसा आया हुआ कंसिडर नहीं होता है, राइट। अब आता है हमारा फोर्थ पिलर, वो है इनहेरिटेंस प्लानिंग। अब इनहेरिटेंस प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। बिकॉज हर पर्सन चाहता है कि मैं जितना चाहे उतना लंबा जीऊँ, कभी मरूँ नहीं। बट ये रियलिटी है, हम लोग जैसे आए हैं वैसे हम लोग कभी ना कभी जाना है। हम लोगों ने इस पीरियड जो भी हमारा वेल्थ क्रिएट किया है, वो वेल्थ भले ही 10 लाख का हो, 5 लाख का हो, या 10 करोड़ का हो, या 100 करोड़ का हो, जो भी है हम लोगों ने जिसके लिए कमाया था, हमारे पीछे हमारी स्पाउस, हमारे बच्चे, हमारे लड़कियां लड़के, जो भी हमारी फैमिली है, वो उनके लिए कमाया गया था। और एक्चुअल में उनके रियल ओनर्स तक ही वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। अगर आपका प्रॉपरली अगर इनहेरिटेंस प्लानिंग नहीं है तो उस केस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपकी पीछे वाली जनरेशन के लिए। बट अब इसके लिए करने के लिए क्या करें? अगर मान लीजिए कोई नहीं करता है और उसकी डेथ हो जाती है तो कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू आप सक्सेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। बट उसके दौरान आप ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आप हिस्सा नहीं देना चाहते थे वो भी उसका पार्ट बन जाए। हम लोगों ने सिचुएशंस देखी है, जब लड़का था, लड़के की स्पाउस है जिसके साथ उसका डिवोर्स हो चुका है, या डिवोर्स इन प्रोसीडिंग है, या दोनों जम नहीं रहे, दोनों अलग रहते हैं, डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू भी नहीं हुई है, पर डेथ हो गई, तो उस केस में उस लड़के की स्पाउस का भी उसके अंदर हिस्सा आएगा जो आप हिस्सा नहीं देना चाहो। तो इसके लिए वहां जब रहेंगे तो इसके लिए हम लोग सब सजेस्ट करते हैं विल सबसे बेस्ट है। अब विल जब आप करते हो तो विल में एक आपका विल रहेगा जिसके अंदर इंडिविजुअल की जो भी प्रॉपर्टी है, वो भली फिजिकल असेट रहो या फिर पेपर असेट रहो, वो किस तरीके से किस पर्सन को जाना है वो आज आप लिख कर जा रहे हो। तो इस केस में विल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। और इसके अंदर हम लोग जो सजेस्ट करते हैं कि विल सिर्फ और सिर्फ साइंड होना चाहिए। ये लीगलाइज्ड आप नहीं भी रही तो भी हो जाएगा, बट अगर पॉसिबल है तो इसको रजिस्टर्ड कर दीजिए, राइट।
तो ये विल के अंदर जैसे है आपको आप एग्जीक्यूटर डालेंगे कि जो आपके पश्चात आपके जो एसेट्स है वो रीड आउट करके बाहर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने विल बनाने के बाद आप सबको डिस्क्लोज कर दीजिए कि मैंने विल बनाई है, बट हाँ ये आपके स्पाउस या फिर कोई भी एक पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उनको आप ये ज़रूर बता दीजिए कि आपने ये चीज़ बनाई है। फिर आते हैं लास्ट पिलर, ये फाइनल पिलर। ये 4 पिलर की तो हमेशा कोई भी बात करता है पर 5वें पिलर की बात नहीं करता। जैसे जैसे हम लोग आज के ज़माने में आ गए, हमारे सारे अकाउंट्स डिजिटल हो चुके हैं। आप नॉर्मली अगर इसमें भी जाते हो बैंक अकाउंट्स में भी, तो वहाँ पे भी डिजिटल है। कैश डिपॉजिट आप सीडीएम से होता है, पासबुक प्रिंटिंग मशीन से होता है। बट इसके रिस्क भी बढ़ गए, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें जब आ गई, यूपीआई पेमेंट आ गए, तो उससे रिस्क भी बढ़ गई। अब इनको सेफली यूज़ कैसे करें? अब सेफली यूज़ करते हुए सबसे पहला जो आता है, इसमें सिर्फ आपके बैंक अकाउंट्स नहीं आए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आ गए। आपका फेसबुक, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फिर उसके बाद में आपका और भी कोई भी आपका प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हैं वो सारे, व्हाट्सएप वगैरह, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ गई। इसको सेफली कैसे यूज़ करें? सबसे पहली चीज़, कोई भी लॉगिन डिटेल्स या ओटीपी किसी के साथ में शेयर मत कीजिए जो आपको जान पहचान का नहीं। इसमें तो हम लोग ये बोलते हैं, आपके इन केस अगर आपको आपके बच्चों के साथ में, आपके स्पाउस के साथ में कोई इमरजेंसी में शेयर करना भी पड़े तो जस्ट शेयर कीजिए ओवर द फोन, या सामने उसको पासवर्ड डाल के दीजिए, कोई दूसरे व्हाट्सएप पे या एसएमएस के थ्रू मत भेजिए। दूसरा, पब्लिक नेटवर्क्स या पब्लिक पीसीस या पब्लिक वाईफाई पे हमारे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स मत खोलिए। अब क्या हो चुका है, गवर्नमेंट ने सब जगह हमारे लिए पब्लिक वाईफाई बैठा के रखे हैं, बट ये जब पब्लिक वाईफाई लोगों के वेलफेयर के लिए किए हैं, बट यहाँ कुछ लोग खराब भी बैठे हैं जो उस पब्लिक वाईफाई के थ्रू आपके फोन्स हैक भी कर सकते हैं। फोन्स है, लैपटॉप्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वो हैक हो सकते हैं। फिर आता है, अब जैसे हम लोग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या फिर बसेस वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पब्लिक पोर्ट्स दिए जाते हैं चार्जिंग करने के लिए। आपका फ़ोन और व्हाट्सएप चार्ज करने के लिए 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, जो बेस आपका आउटपुट का है वो छोड़कर आप डायरेक्ट यूएसबी लगा दोगे, यूएसबी सी हो, यूएसबी हो, वो डायरेक्टली लगा दोगे। और दूसरा रहता है कि मेजर पेयर सॉकेट में लगा दीजिए। तो हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि भाई आप सॉकेट में लगा दीजिए। हो सकता है कि वो जो वहाँ बैठाया हुआ यूनिट है वो लीक्ड रहे या उसके अंदर कोई चिप बैठा ही रह सके। अब वो जो पर्सन बैठा रहा है, यानी जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया है, वो नहीं बैठाएंगे, बट कुछ जो सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद में आता है, कोई भी सोशल मीडिया डिवाइस बेचने से पहले, सॉरी सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने से पहले उसको फैक्ट्री रीसेट 1 नहीं 2 बार कर दीजिए, या हो सके तो उसी को बेचिए मत। आज क्या हो गया, टीवीज भी आपके स्मार्ट हो गए, लैपटॉप्स है, टैबलेट्स है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है। हम लोग क्या करते हैं कि जब सालों साल अपडेट करते हैं तो पुराना वाला बेचने की इच्छा रखते हैं। कभी भी उसको 2 बार फैक्ट्री रीसेट करके बेचिए, मिनिमम, बेचना ही है तो, या फिर हो सके तो उसको पड़े रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको उससे। फिर आता है, आपके घर का या ऑफिस का वाईफाई का पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अब ये चीज़ लिखने के लिए लगता है कि हमारे पास में कोई दुकान पे आ गया या फिर घर पर आ गया, उसने बोला यार वाईफाई का पासवर्ड दे दो, तो कैसे मना करे, तो मना कीजिए आप। वो आपका पर्सनल चीज़ है, क्योंकि वो आपके नेटवर्क में घुस रहा है। आपके घर के वाईफाई को आपके स्पाउस का, आपका फ़ोन कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है जिससे आप बैंक अकाउंट्स एक्सेस करते हो, आपका स्मार्ट टीवी कनेक्टेड है, सारी चीज़ें कनेक्टेड है जिससे वो हैक हो सकता है। अब जो नए टाइप का चल रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अननोन नंबर से वीडियो कॉल्स आते हैं और हम लोग उठाते हैं। कभी कभी ऐसा दिखता है +36 प्लस समथिंग, कहीं भी अलग कंट्री से कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, हम लोग उसको रिप्लाई करते हैं। मत कीजिए। वीडियो कॉल आता है अननोन नंबर से, मत उठाइए, आगे उसको सीरियसली ब्लॉक कर दीजिए। अगर इन केस ऐसा है कि वो आपका पहचान वाले का अकाउंट है तो वो ज़रूर आप लोगों को नॉर्मल कॉल करेगा, फिर आप उसको अनब्लॉक कर सकते हो, बट उठाइए मत। और कोई भी ऐप डाउनलोड होने के बाद में वो वेरियस टाइप्स ऑफ परमिशंस मांगता है, तो ऐसे परमिशंस देने से पहले 4 बार पढ़िए कि इसको परमिशन है क्या नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी बार बीच में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया था बिकॉज वो अननेसेसरी डेटा लीक कर रहे थे।
पर भी आज के ज़माने में एंड्रॉइड फ़ोन्स में आप कुछ ऐप्स डाउनलोड करोगे, जैसे कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड करोगे, थर्ड पार्टी कैलकुलेटर ऐप, तो वो फ़ोन कॉल की परमिशन, फोटोज़ की परमिशन, आपके कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगेगा। अरे वो कैलकुलेटर है, उसका काम सिर्फ कैलकुलेशन करना है जो आप इनपुट डालोगे, उसको बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ को आप एक्सेस दीजिए मत। इस तरीके से ये 5 स्टेप्स अगर आप या 5 पिलर्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो, तो आपका सेकेंड इनिंग्स आपके फर्स्ट इनिंग्स से कहीं बेहतर रहेगा, ये हम लोग आपको दावा करते हैं। इसके पश्चात आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा, हम हमारे वेबसाइट पर आके हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपके कोई भी क्वेरी को आंसर करने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच।